हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ फिजिक्स। चलिए, तो जैसा कि नीट का एग्जाम हुआ इस लास्ट संडे को, और तब से एक जो सवाल है फिजिक्स के पेपर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा इस सवाल के अंदर अच्छे खासे लेवल का यूज हो गया था, और इसके अलावा इस सवाल को करने के लिए यदि फिजिक्स स्पेसिफिकली सिर्फ फिजिक्स यूज करके ही सवाल को करना है या सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके करना है, तो कुछ एक दो फॉर्मूले ऐसे हैं जो नीट में बहुत कम पढ़ाया जाता है या नीट के कोचिंग वगैरह में थोड़ा उस फॉर्मूले को कम डिस्कस किया जाता है, तो उस फॉर्मूले का भी थोड़ा सा यूज इस सवाल के अंदर था। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स तो अच्छे खासे लेवल की इस सवाल के अंदर यूज हुई है। चलिए आइए, पहले एक बार के लिए हम लोग इस सवाल को किन किन तरीकों से सोच सकते हैं, तो दो तीन मेथड मैं यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं, तो एक एक करके उन मेथड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, सवाल कुछ ऐसा था कि आपसे बताया जा रहा है कि एक वाटर टैंक है, ये रहा हमारा वाटर टैंक जो इस फिगर में दिखा दिया गया है, जिसका एक दीवार x इज इक्वल टू एल पर है, यानी कि ये जो है ये एक दीवार है, x इज इक्वल टू एल पर। ठीक है, एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन z डायरेक्शन। ये डायरेक्शन x है, ये डायरेक्शन y है, ऐसे बाहर की तरफ आती हुई जो डायरेक्शन है वो z है, और z डायरेक्शन में दीवार काफी दूर तक आ रही है, ऐसा आपको सोचना है। ठीक है। व्हेन फिल्ड विथ अ लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन है s और लिक्विड की डेंसिटी है रो, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है आपसे ऐसा आगे बताया जा रहा है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा नॉट विच इज मच मच लेसर देन 1 विथ x एक्सिस एट x इज इक्वल टू l। यानी यहां पर फ्लूइड की फ्री सरफेस ने, यहां पर फ्लूइड का जो फ्री सरफेस है ये ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ इसने कुछ एंगल बनाया है, उसका नाम है थीटा नॉट, और थीटा नॉट यहीं पर बहुत ज्यादा छोटा है, दिस इज लेस देन, वेरी मच लेस देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर यदि बनने वाला कोई एंगल होगा थीटा, तो ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा, और लिक्विड की सरफेस ये यहां तक, यानी कि x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो लिक्विड है ये तो लगभग लगभग हॉरिजॉन्टल ही है। ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, इफ y एज अ फंक्शन ऑफ x इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो या तो हमें dy by dx निकालना पड़ेगा या नहीं तो d2y by dx स्क्वायर, जिसके लिए ये चार ऑप्शन है। तो सवाल एक बार देख करके तो यही लग रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस से भी सवाल हो सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस से पूरा सवाल तो नहीं होगा, पर हां कुछ ऑप्शन जरूर एलिमिनेट हो जाएंगे। आप चाहें तो एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से चेक कीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे थे, क्योंकि dy by dx डायमेंशनलेस होगा, d2y by dx स्क्वायर भी डायमेंशनलेस होगा, और इन दोनों ये जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए टर्म्स हैं ये डायमेंशनलेस तो नहीं है। तो आंसर या तो पहला है या नहीं तो दूसरा है। इतनी सी बात तो तय है। अब आप पूरा कॉन्सेप्ट ना भी लगाना चाहें, आप पूरा कॉन्सेप्ट ना भी लगाना चाहें, पूरा मैथमेटिक्स ना भी लगाना चाहें, तो भी बस एक छोटे से बेसिक टर्म्स या कॉन्सेप्ट को यूज करके भी आप आंसर इसका निकाल सकते हैं विद इन 1 मिनट में, ऐसा कहूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि जब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है, भले ही आपने बस सिर्फ बोर्ड लेवल ही पढ़ा हो या सिर्फ नीट लेवल ही पढ़ा हो, तो भी यहां पे हम लोगों ने कुछ बातें तो पढ़ी ही है कि ये फ्लूइड की फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस के अलोंग एक फोर्स काम करता है जो कि सरफेस टेंशन का फोर्स होता है। सरफेस टेंशन का फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। ठीक है, ऐसा। और ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है, इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी, और फोर्स का ये जो कंपोनेंट है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस रीजन के वेट को बैलेंस करने के लिए। इसी एक्शन की वजह से कैपिलरी राइज होता है, या इसी एक्शन को यूज करके कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस प्रेशर का डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए बस सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि सरफेस टेंशन के फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा जो इस वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तो इस कंपोनेंट के लिए ये जो y एक्सिस के अलोंग का फ्लूइड होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि सरफेस टेंशन के फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है जो वर्टिकल डायरेक्शन में, उसका इस x से कोई लेना देना नहीं होगा, उसका इस x से कोई लेना देना नहीं होगा। तो यदि आप इस d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ये हम लोग आगे चल के अभी सॉल्व भी करेंगे, d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे भी सही। मैं बस इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इस y रीजन के फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या उसके वेट को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका इस x वाले फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो सबसे शॉर्टर अप्रोच था,
चलिए आइए इसी सवाल को हम लोग एक एक करके बिल्कुल आराम से इत्मीनान से 2-3 मेथड में और डिस्कस करूंगा इसके अलावा। तो उन सभी मेथड से मतलब बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूला हैं, उन सभी चीजों को अप्लाई करके हम लोग इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके बारे में हम लोग सोचना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिएगा। तो इस चीज को मैंने क्या किया है, एक बार के लिए 3 डायमेंशनल रीजन में भी ड्रॉ करने का कोशिश किया है, क्योंकि फ्लूइड सिर्फ इधर राइट की तरफ ही नहीं बल्कि लेफ्ट की तरफ भी है। लेकिन हमें तो एक बार के लिए इंटरेस्ट बस इतने से ही रीजन में है, तो 3 डायमेंशन में आपको एक बार के लिए ये फिगर जो है वो विजुअलाइज हो जाए, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप इसको एक बार एक्स एक्सिस ले लीजिए, इसको वाई एक्सिस ले लीजिए, इसको जेड एक्सिस ले लीजिए। तो जो फ्लूइड की फ्री सरफेस है वो यहां पर कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। ओके तो ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर 2-2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लिख सकते हैं। ये फ्री सरफेस ऐसा सा है, ऐसा सा, ऐसा, ऐसा सा, ऐसा सा, ठीक है, ये ऐसा। तो इसमें ये यहां पर यदि मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं, यहां पर यदि हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो इस एलिमेंट के लिए एक बड़ा सा सर्कल हम लोग कुछ ऐसा सा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर आपने एक सेक्शन लिया है, तो उस सेक्शन के लिए एक स्फेरिकल सेक्शन हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है। उस स्फेरिकल सेक्शन का जो रेडियस होगा वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1 कहलाएगा। इसके अलावा इसकी दूसरी सरफेस ऐसे आपकी तरफ आ रही है जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग, जो काफी बड़ा है, इनफाइनाइट है। तो उसके लिए जो सर्कल बनेगा वो भी इनफाइनाइटली लार्ज बनेगा। तो उस दूसरे इनफाइनाइटली लार्ज सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी इनफाइनाइटली लार्ज होगा। हम लोग इन रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को अभी यूज करने वाले हैं। कहां? तो चलिए आइए देखिएगा जरा। मैंने इसी चीज को दोबारा से इधर ड्रॉ किया है कि ये था हमारा फ्लूइड का फ्री सरफेस। ये क्या था? ये था हमारा फ्लूइड का फ्री सरफेस। यहां पर जस्ट मैंने एक पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो फ्री सरफेस है, सबसे पहले तो प्रेशर की बात कर लेते हैं। तो फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है, और फ्री सरफेस के जस्ट नीचे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से छोटा होगा। क्योंकि हमें पता है कि यदि फ्लूइड की फ्री सरफेस कभी कर्व्ड होती है तो इसके कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज्यादा बड़ा होता है और कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर छोटा होता है। ठीक है, तो यहां इस ऊपर हर जगह प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर है। ठीक है, और फ्लूइड के जस्ट नीचे जो होगा वो प्रेशर थोड़ा छोटा होगा। इसके जस्ट नीचे किसी पॉइंट पर यदि मैं आपसे प्रेशर लिखने बोलूं तो यहां पर प्रेशर आप कितना लिखेंगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं P0 है, तो P0 माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा P के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, इसी प्रेशर के डिफरेंस का रिलेशन सरफेस टेंशन, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 ये इस सर्कल के बारे में बात हो रही है जिसका सेंटर यहां पर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1 है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1 है, जो थोड़ी देर पहले मैं अभी ये आपको बता रहा था कि ये वाला जो सर्कल है, इस रेडियस को हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1 बोला है, और दूसरा जो z एक्सिस के अलोंग सर्कल बनेगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 2 कहलाएगा, जिसकी वैल्यू लगभग इंफिनिटी के बराबर होगी। तो जैसा मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि ये एक्सेस प्रेशर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 1 और रेडियस ऑफ कर्वेचर नंबर 2 आपस में कैसे रिलेटेड है? तो ऐसे रिलेटेड है। ये एक फॉर्मूला है जो जेई वाले बच्चों को तो पढ़ाया ही जाता है, नीट वाले बच्चों को क्या पता पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो। खैर यहां पे हमारे यहां पढ़ाया जाता है, मैंने तो पढ़ाया था बकायदा, कि ये एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन R1 और R2 के साथ कुछ इस तरीके से रिलेटेड है। तो R1 को हम लोगों ने मान लिया है R, और R2 की वैल्यू है लगभग इंफिनिटी के बराबर। तो यहां से एक्सेस प्रेशर का जो रिजल्ट है वो है सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस R के बराबर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो प्रेशर है वो P0 माइनस टाइम्स ऑफ S बाय R हो गया। अब हमें पता है कि ये यहां पर, ये हर जगह प्रेशर P0 है। यदि यहां पर प्रेशर P0 है तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर, चूंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है तो हर जगह प्रेशर तो P0 ही होगा। यहां पर यदि प्रेशर P0 है तो इस पॉइंट पर भी प्रेशर कितना होगा? P0 के बराबर ही होगा। इसी P0 को आप स्टाइल, एक दूसरे स्टाइल से ऐसा लिख सकते हैं कि यहां पर प्रेशर पता है, यहां से y डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यहां पर प्रेशर कितना है? इतना, तो इसमें रो जी वाई जोड़ दीजिए तो इस पॉइंट का प्रेशर आ जाएगा। तो ये यहां से P0 कैंसिल, और यहां से S बाई R इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई के बराबर। तो यहां से R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास, ये लीजिए, ये रहा एक्सप्रेशन। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन है। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बकायदा हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है, जो अगेन जो बच्चे जेई मेन या एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उन्होंने तो शायद ये वाला फॉर्मूला जरूर से ही देखा होगा, पढ़ा होगा।
हाँ, जो बच्चे नीट के लिए सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि उन्हें ये फॉर्मूला आता होगा, ये थोड़ा सा मतलब इस बात के चांसेस या इस बात की प्रोबेबिलिटी तो काफी कम है। तो जो सवाल को टफ बनाने वाला सेक्शन है वो बस यही है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इस पूरे पर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल एक्सप्रेशन होता है। ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में, जब हम लोगों ने सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ा था यहां पर, तो उस समय भी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो चलिए फिर आ जाइए इधर कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका जनरल एक्सप्रेशन ये होता है, ये हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स क्या है? तो dy बाई डी एक्स इज स्लोप। स्लोप से मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एंगल थीटा नॉट है इसके tan की वैल्यू। तो आपको सवाल में बता रखा है कि यही थीटा नॉट 1 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहां पर जो बनने वाला ये एंगल थीटा होगा ये तो और भी ज्यादा छोटा होगा, तो इसके लिए dy बाई डी एक्स और भी छोटा होगा। dy बाई डी एक्स यदि छोटा होगा तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा। तो आप इस पूरे के पूरे टर्म को किससे इक्वेट कर सकते हैं? 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस, विच इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये इस सवाल को करने का पहला तरीका था, जिसके लिए प्री रिक्विजिट है कि आपको सरफेस टेंशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर और एक्सेस प्रेशर का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये पता होना चाहिए। लेकिन क्या किसी बच्चे को यदि ये दोनों फॉर्मूले नहीं पता हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है, फोर्सेस रिप्रेजेंट करना आता है, तो क्या तब भी वो इस सवाल को कर सकता था? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता था। चलिए आइए इसके लिए हम लोग देखते हैं एक दूसरा मेथड, जहां पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ फोर्सेस बैलेंस करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, या मैं तो दोनों ही में ही करके दिखाऊंगा, और फिर वहीं से हम लोग फिर से इस रिजल्ट तक आ सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं हम लोग मेथड नंबर 2। तो इसके लिए क्या है कि एक बार के लिए मैंने फिर से इस फ्लूइड को रिप्रेजेंट किया यहां पर, ठीक है। जरा फोर्सेस के बारे में सोचिएगा। तो फ्लूइड की फ्री सरफेस थी ऐसी, फ्लूइड की फ्री सरफेस है ऐसे। सरफेस टेंशन की वजह से काम करने वाला जो फोर्स है वो सरफेस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में काम करता है, तो यहां पर काम करने वाला फोर्स ऐसा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ के बराबर। यहां पर सरफेस टेंशन की वजह से काम करने वाला फोर्स ऐसा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ एल के बराबर। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो सरफेस टेंशन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सरफेस टेंशन के फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। इसके अलावा और भी क्या सारे फोर्सेस हैं, तो सुनिएगा। यहां पर प्रेशर पी नॉट, तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में हर जगह प्रेशर पी नॉट, तो इसके जो नीचे वाली फ्लूइड होगी ये ऊपर वाले फ्लूइड पर एक फोर्स लगा रही होगी। कितना? तो प्रेशर इंटू एरिया। एरिया क्या लिखेंगे? एरिया इज लेंथ एक्स इंटू एल के बराबर। जितना फोर्स नीचे वाली फ्लूइड ऊपर लगा रही है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर से ही उतना फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, विच इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स इंटू एल। इसके अलावा और भी एक फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस फ्लूइड। इस फ्लूइड का जो वेट होगा वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सुनिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पूरे रीजन में प्रेशर कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट के बराबर। फोर्स कैसे लिखेंगे? तो पी नॉट को यहां के क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला लेंथ हम लोग मान लेते हैं वाई। तो इस डायरेक्शन में काम करने वाला जो हमारे पास फोर्स है वो फिर से आ गया पी नॉट इंटू वाई इंटू लेंथ एल के बराबर, ठीक है। चलिए इस रीजन पे यहां पे जो फ्लूइड है वो भी तो इस साइड ऐसा धक्का लगा रही होगी, वो फोर्स कितना होगा? तो वो फोर्स लिखने के लिए अब यहां अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर तो अलग अलग है, तो यहां पर हमें चाहिए होगा एवरेज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एवरेज प्रेशर कैसे लिखते हैं वो मैंने पहले भी आपको कई बार बता रखा है कि एवरेज प्रेशर के लिए आप यहां का प्रेशर लिखिए, यहां का प्रेशर लिखिए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आ गया एवरेज प्रेशर, ठीक है। तो यहां का प्रेशर कितना है? आप बोलेंगे यहां का प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि यहां का प्रेशर है तो उससे वाई डिस्टेंस ऊपर बढ़ने पर यहां पर प्रेशर कितना होगा? तो यहां पर प्रेशर होगा पी नॉट माइनस रो जी वाई, माइनस रो जी वाई। ये मैं सरफेस के ऊपर नहीं लिख रहा हूं, सरफेस के जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, सरफेस के जस्ट नीचे इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो यहां का प्रेशर यदि पी नॉट है तो यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर जाने पर प्रेशर पी नॉट माइनस रो जी वाई है। तो एवरेज प्रेशर कितना है? दोनों को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया,
ठीक है, फोर्स कितना है, फोर्स इतना है, L इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप ये बात सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये लोग दोनों तो निपट गए, बचा कौन, ये SL का साइन थीटा जो कि ऊपर है और नीचे की तरफ काम कर रहा है फ्लूइड का वेट विच इज इक्वल टू m इंटू जी। mg कैसे लिखेंगे, तो mg लिखने के लिए ऑब्वियसली एलिमेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से आइए x डिस्टेंस आगे एक कट लगाइए, यहां से फिर x प्लस dx डिस्टेंस आगे आइए एक दूसरा कट लगाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा मास है dm, mg को मैंने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू जी। dm है डेंसिटी इंटू बस इस छोटे से रीजन का वॉल्यूम, इस छोटे से रीजन का वॉल्यूम इज इक्वल टू ये लेंथ y इंटू थिकनेस dx इंटू लेंथ ये वाला, ये विड्थ कह लीजिए इसको, विच इज इक्वल टू l। तो l से l हो गया कैंसिल आउट, तो यहां से s टाइम्स ऑफ tan थीटा की वैल्यू आ गई है इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई डी एक्स। चलिए हमें क्या चाहिए, तो हमें tan थीटा नहीं चाहिए, हमें तो मतलब tan थीटा विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, हमें या तो dy बाई डी एक्स चाहिए या नहीं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। मतलब कहीं से एक बार के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो हम लोग निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये जो tan थीटा है यदि मैं इसी को डिफरेंशिएट कर दूं, tan थीटा इज dy बाई डी एक्स, उसका डिफरेंशिएशन इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इतनी सी बात सही है। तो यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा सरफेस टेंशन कांस्टेंट था, बाहर लिख लिया। तो ये रो इंटू जी ये बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स ये यहां पर रहता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहने का मतलब क्या है कि y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और अब हम लोग इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब है इस फंक्शन के लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू y के बराबर होगी, क्योंकि y कोई फंक्शन था, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो दोबारा से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, y के बराबर। तो ये लीजिए यहां से हमारे पास d बाई डी एक्स टैन थीटा को लिख लिया dy बाई डी एक्स, इस चीज की वैल्यू आ रही है रो जी वाई बाई एस विच इज सेम एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्सेस इक्वेट किया और यहां से फिर से हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। क्या यही काम हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी फोर्सेस इक्वेट करके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है ये s इंटू एल, दूसरा फोर्स है s इंटू एल इंटू कॉस थीटा, तीसरा फोर्स है ये और चौथा फोर्स है ये। तो प्लस x की तरफ काम करने वाले फोर्स को माइनस x की तरफ काम करने वाले फोर्स से क्या कर देंगे, इक्वेट। हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, फ्लूइड रेस्ट पर है। ये लीजिए, ये प्लस x की तरफ, ये माइनस x की तरफ काम करने वाला फोर्स था, ये प्लस x की तरफ काम करने वाला फोर्स था, दोनों को इक्वेट किया तो पी नॉट इंटू वाई इंटू एल तो हो गया कैंसिल आउट। तो यहां से SL ये cos थीटा वाले टर्म को एक तरफ लेकर आ रहे हैं, SL 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू आई इतनी। इस 1 माइनस cos थीटा को हम लोगों ने लिख लिया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू वाई स्क्वायर बाई 2। अब ये बताइए कि थीटा काफी छोटा है, थीटा काफी छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन ऑफ थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख दिया है थीटा बाई 2, ये थीटा स्क्वायर बाई 4 हो गया, इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट होकर के हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई इतनी। थीटा किसके बराबर है, आपको बता रखा है कि थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज सेम एज टैन थीटा विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो यहां से हमारे पास dy बाई डी एक्स इज अंडर रूट रो जी डिवाइडेड बाई एस इंटू वाई के बराबर है। हमें dy बाई डी एक्स थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको कर दीजिए एक बार डिफरेंशिएट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये कांस्टेंट एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी ही सही, इसको यहां पर हम लोगों ने पुट कर दिया, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली सवाल जो है वो मैथमेटिकली टफ है, लेकिन सवाल यदि टफ है तो अगेन सवाल सबके लिए टफ है, सवाल सबके लिए टफ है और जो रिजल्ट होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है। तो जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ हो तो चिंता करने वाली कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म्स में ही आएगा, यानी यदि ये सवाल आपके लिए टफ था तो जितने बच्चे हैं सबके लिए टफ था। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है।